टू पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में आशीष मेहता आपकी फिजिक्स फैकल्टी फिर से स्वागत करता हूं आपको फिजिक्स के सेशन में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी को। ठीक है, पूरी रिवीजन करेंगे इस चैप्टर में से। सारे बच्चे कनेक्ट हो जाओ। ये वीडियो का लिंक या इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में, अपने पबजी ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जो भी आपके स्कूल वाले ग्रुप्स हैं उसमें लिंक शेयर कर दो, ताकि सभी बच्चों की रिवीजन एक साथ हो जाए। और जो हमारी पढ़ रहे फैमिली से कनेक्ट हैं दिल से, वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन वाले पे भी प्रेस कर देना, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें आने वाले न्यूज़ में भी, क्योंकि आपको हम हर तरह से जानकारी देते रहेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम कब आ रहा है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एज थिंकिंग जैसे बच्चों की साइकोलॉजी कनेक्ट होती है। तो कंटिन्यू करेंगे हमारी रिवीजन सीरीज़ को, जिसमें आज जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ वर्क, पावर, एनर्जी को। ये चैप्टर आपका बेसिकली ना बीच बीच में से उठता है, कभी भी इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। कैसे कई बार होने को ये भी है कि आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करवा दे, या कई बार ये पूछ लेता है कि नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस क्या है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि ग्राफ दे दिया पोटेंशियल एनर्जी का, तो क्या क्या हम उससे सीख सकते हैं। तो मैं रिवीजन करवाऊंगा, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहानी के फॉर्मेट में था, ये वाला भी इसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दोनों का वर्क से क्या कनेक्शन है, इसके बाद जो ग्राफ से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि देखो बहुत कुछ निकाला जा सकता है एक ही चीज़ से। ठीक है, तो उसकी कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वर्क, पावर, एनर्जी को। तो वर्क जो है, देखो आप सभी ने ये डिस्कस किया होगा, टीचर्स ने बताया भी यही होगा बाकी, कि द वर्क इज जस्ट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यही बोलते हैं ना कि द वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात सच है? आपको कह देंगे कि या तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, आपका वर्क आ जाएगा। फिर ये बताया गया कि वर्क 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। कुछ सेंस नहीं बनी इसकी, है ना। फील नहीं आ रही। फील कहने का मतलब कि पता तो लग गया ये वर्क है, आसान है, ये न्यूमेरिकल में हो जाएगा, बट एक फील नहीं आती। क्यों नहीं आती फील? बिकॉज क्योंकि हमने वर्क तो नहीं किया, हमने सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ लिया। हालांकि उस पर वर्क डन जब तक नहीं करोगे, यहाँ कैसे फीड होगा। तो देखो क्या है, हमने पहले काइनेमेटिक्स में चले, कहानी स्टार्ट हुई काइनेमेटिक्स से, जिसमें हमने सिर्फ मोशन को देखा कि गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, इंसान चल रहा है, उसके साथ क्या होगा आगे, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर हम आए डायनेमिक्स में, यानी कि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन में, कि कौन कौन से फोर्स उसको चला रहे हैं, कौन सा फोर्स अपोज कर रहा है। अब आते हैं वर्क पे, क्योंकि वर्क इज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वर्क इज द रिजल्ट ऑफ मोशन। ठीक है, तो वर्क डन इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ अ मोशन। कहने का मतलब क्या, आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कहीं खड़ा था, है ना, उसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाई, है ना, कुछ थोड़ी सी देर बाद वो अपनी जगह बदल के, पोजीशन बदल के कहीं और आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, है ना। अब हमने वर्क डन क्या कहा कि जिस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, वो आपको वर्क डन मिलेगा। ये तो बात समझ आई, पर देखने को क्या मिला? रिजल्ट ही तो देखने को मिला ना। जैसे कि आप समझ लो, एक लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ कि आप पढ़ाई करते रहते हो, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं पढ़ता। यह सबसे बड़ा मिथ है दुनिया में कि कोई बच्चा नहीं पढ़ता। ऐसी बात नहीं है, हर बच्चा पढ़ता है, अपनी तरफ से मेहनत करता है ना। पर कभी कभी लक की फैक्टर की वजह से, या एग्ज़ाम में कई बार स्ट्रेस की वजह से किसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे हम बीएससी एग्रीकल्चर प्रिपरेशन की बैच की तैयारी करवाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 2000 बच्चे पढ़ रहे तो 2000 का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। पर ऐसा भी नहीं बोल सकते ना कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने पढ़ाई नहीं की, है ना। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का पड़ा कि जिन बच्चों का रिजल्ट आया, हमने बोल दिया इन्होंने वर्क डन किया, इन्होंने मेहनत की, इन्होंने काम किया। जिसका रिजल्ट नहीं आया उसको हमने कहा कि इस लड़के ने पढ़ाई नहीं की। बट क्या वो ट्रुथ था? नहीं ना। यही चीज़ आपकी फिजिक्स के साथ होती है, सेम यही चीज़, कि जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा, उसके ऊपर कोई फोर्स लगी, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है तो हमें एक रिजल्ट देखने को मिलता है ना, क्या, कि कहीं ना कहीं उसका डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन में फ़र्क आया है। इसी को तो वर्क डन बोलते हैं।
है ना, इसी को तो वर्क डन बोलते हैं। मैथमेटिकली कैसे बताते हैं कि जो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, है ना। अब हमने कहा कि जीरो वर्क, क्या होता है जीरो वर्क का मतलब, आप देखते हो कि कुल्ली जो है, हम बोल देते कि कुल्ली सामान को उठाता है ऐसे और वो प्लेटफॉर्म से एक दूसरे प्लेटफॉर्म तक सामान दूसरे का पहुंचा के आता है, और हम आखिरी में कहते हैं कि सर फोर्स तो उसने ऊपर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ थी, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जीरो आता है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बीच एंगल 90 डिग्री का बन रहा था और कोस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। तो वर्क डन नहीं किया, बट क्या ट्रूथ है? ये नहीं है। फिजिक्स के टर्म में ये सही है। क्यों? क्योंकि बंदे ने जो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से बॉक्स को ऐसे उठा रखा था ना, क्या ये बॉक्स इस फोर्स की वजह से जो ऊपर की तरफ लग रही थी, ठीक है, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, क्या ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं ना। तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करवाएगी वहीं पे आपका फोर्स नजर आएगा। या और आसान लैंग्वेज में करते हैं तो हमने ये देखा है कि जो प्लैनेट्स हैं, है ना, प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते हैं, है ना, सन के अराउंड घूमते हैं, कि मान लो ये हमारी अर्थ है प्यारी सी, ये हमारा सन है, इसका वर्क डन जीरो होता है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। अब रटा हुआ है बच्चों ने, क्यों? इसका देखो वेलोसिटी इधर है, लीनियर स्पीड, फोर्स कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, लास्ट टाइम पढ़ा है वो इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमने कह दिया वर्क डन जीरो। बट क्या यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, क्यों? यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर में हमने डिस्प्लेसमेंट अच्छे से निकाला हुआ है काइनेमेटिक्स में। फर्क किस चीज़ का आया? ज़रा देखो कि जब ये 90 डिग्री का एंगल लेके मतलब बनता हुआ चलेगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, आखिरी में जाके इसी फोर्स के द्वारा उसी पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, है ना, उसी पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो इसी से कहते हैं कि वर्क डन इज जस्ट आपके रिजल्ट ऑफ मोशन। ये डेफिनेशन बहुत कम बताते हैं, या मैंने देखा नहीं किसी को बताते हुए इस टाइप में, सिर्फ एक रटा हुआ है बच्चों ने कि बच्चों ये आपका फोर्स है, ये आपका अगर डी है, इनके बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो एफ डॉट डी आपका वर्क डन हो जाएगा, दैट इज आपका स्केलर क्वांटिटी। तो रिवीजन भी साथ कर लो, सब कुछ साथ हो जाएगा। SI यूनिट जूल में होती है ना, ये सब पढ़ा हुआ है सब, ये तो सब बच्चों को आता है, हम कुछ अलग बनेंगे। देखो कैसे, अभी इन दोनों को बोलते हैं कि अगर आपको नहीं पता डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि मान लो एक आपका एफ है वेक्टर, जिसके 3 कंपोनेंट है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। वहीं आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका एक कंपोनेंट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आपका वर्क डन जो होगा वो होगा इस टाइप से कि एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, ठीक है, डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये लिखते हैं ना, बस ये वर्क डन है, ये मैथमेटिकल है। पर अभी मैथमेटिकल फॉर्म में और सीखते हैं क्या है। एक वर्क डन मैं बोलता हूँ इफेक्ट है ना, मोशन का इफेक्ट है, पर क्या इसको मैं मैथमेटिकली भी दिखा सकता हूँ? मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ। चलो, आपके पास एफ वेक्टर था जी, ये रहा, है ना, नीचे था डी वेक्टर, ठीक है। अभी एक बात देखो, आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे? आप मैथमेटिकली क्या करते हो, टॉर्च को जगा दो, ऐसे ऊपर से टॉर्च को जगा दो, ये मैंने टॉर्च को जगा दिया। अब इस वेक्टर की परछाई इसके ऊपर गिरेगी, ऐसे 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 परछाई गिरेगी ना, इतने इतने पार्ट में, इतने इतने पार्ट में परछाई गिरेगी। ये परछाई क्या है आपकी? क्या है? एक मतलब यह परछाई आपकी क्या है? क्या है परछाई आपकी? ये ज़रा देखो, एफ वेक्टर कोस थीटा ही तो है, कोस थीटा ही तो है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। अब एक बात देखो, इस वेक्टर की परछाई इस पे ली है, इस वेक्टर की परछाई इस पे ली है, किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कितना इफेक्ट नज़र आ रहा है ना, सारी बातें एक के साथ एक मैच कर रही है। इसी को बोलते हैं आपका वर्क डन, इसी को आपका बोला जाता है वर्क डन। अब एक और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या क्या है आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट? वर्क डन, जो वर्क एनर्जी थ्योरम से आता है, ठीक है। कैसे? जरा देखो,
तीन तरह का वर्क डन है आपका, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। अब आप सीख जाओगे कि जब एफ और डी के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा तो पॉजिटिव वर्क, जब एंगल 180 डिग्री का होगा तो नेगेटिव वर्क, और 90 डिग्री का होगा तो जीरो वर्क। वो बच्चों वाला खेल है, अब नहीं डिस्कस करते। अब करते हैं डिस्कस वर्क एनर्जी थ्योरम को। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है ये हमें? वर्क एनर्जी थ्योरम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आई थी फिजिक्स में, जिसमें ये कहा गया कि मान लो अगर आपकी ऑब्जेक्ट मोशन में है, आपकी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अब जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसका मोमेंटम बदलेगा, है ना। जब तक कोई रेजिस्टेंस फोर्स ना आए तब तक क्या होगा? जितना भी आप वर्क डन करोगे, सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा। समझ आई बात? क्या बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम? अगर पेपर में लिखा जाए ना स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव द रिलेशन, तो पेपर में ऐसे सुंदर सा लिखना, कोई टीचर नंबर नहीं काट पाएगा, और जो टीचर नंबर काट ले उसको कह देना भाई फिजिक्स पढ़ के आ जाना एक बार। बिकॉज स्टेटमेंट यही बोलती है इसकी कि जब तक कोई रेजिस्टिव फोर्स ना आ जाए, आपका सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा, अगर आपकी ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब इसको प्रूव कहाँ से करते हैं? मैथ बोल के बताएगी, मैं नहीं बोलने वाला। देखो मैं कौन हूँ बोलने वाला। अब देखो ज़रा, आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में u वेलोसिटी से चला, कोई मास m, ठीक है, उसके बाद कोई थोड़ी देर के बाद कोई फोर्स लगी इसके ऊपर, क्योंकि फोर्स लगेगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना इसकी। मानते हो ये वाली बात, है ना। अभी ये समझो कि इसने ऐसे डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे डिस्प्लेसमेंट किया। तो मैं अगर लेता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपका कोई एस। इस इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बहुत ईजिली डिस्कस करेंगे। क्या 1/2m से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सारी इक्वेशन को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? देखो क्या आएगा, ये बनेगा आपका 1/2m v स्केयर इज माइनस 1/2m u स्केयर इज इक्वल टू बनेगा m a s। ये आपका क्या है? फोर्स ही तो है। तो ये क्या बनेगा आपका आगे जाके? kf माइनस ki इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है? वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। अब ज़रा देखो, क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास पहले काइनेटिक एनर्जी थी? आप कहोगे बिल्कुल थी, मोशन की वजह से। अब क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बाद में बढ़ गई या घट गई, जो भी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई। अब एक बात बताओ, 1 किलो चीनी आपके पास है, उसमें मैं आधा किलो चीनी और मिला दूंगा, तो डिफरेंस कितने का आएगा? आधा किलो चीनी का ही तो आएगा ना। वो आधा किलो चीनी कहाँ से आई? हमने और डाल दी, है ना। अभी यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो कहाँ से आई बची हुई डिफरेंस? जो डिफरेंस है वो कहाँ से आया? उतना हमने वर्क डन कर दिया। मैं नहीं बोलता, मैथ बोलती है, कॉन्सेप्ट बोलता है, फिजिक्स दिखती है, अगर कोई दिखाने वाला भी हो और देखने वाला भी हो तो। ठीक है, एक स्टेटमेंट है कि फिजिक्स हमेशा दिखती है, कोई देखने वाला हो या दिखाने वाला हो, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी अच्छी थ्योरम है। अब आपसे कैसे भी करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल में, अब आप खुद कर लोगे। फाइनल वेलोसिटी दी होगी तो इनिशियल पूछ लेगा, इनिशियल वेलोसिटी दी होगी तो फाइनल पूछ लेगा, दोनों ही नहीं दी होंगी तो कहेगा डिस्प्लेसमेंट बता दो फोर्स से। किसी भी तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, इन्हीं पैरामीटर्स को आगे पीछे हिलाना है। अब कई बार क्या करता है क्वेश्चन, बड़ा दिमाग वाला एग्जामिनर खेल जाता है। कैसे खेलता है? वो कहेगा यहाँ तक तो फोर्स कांस्टेंट थी, कहने का मतलब क्या? आपने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, वो लग गई, बात खत्म। अब मैं थोड़ा टेढ़ा बनता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो फोर्स लगा रही है इसको मैं वेरिएबल के फॉर्म में एक्ट करवाता हूँ। कैसे? कि एक मास है, ये m मास किसी वेलोसिटी से u से चला, ठीक है। इसके बाद जो मैंने फोर्स लगाई, मैंने अलग वेरिएशन लाया फोर्स में, कि अब मैं धक्का देते ही जा रहा हूँ, देते ही जा रहा हूँ। पहले 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। मैं फोर्स को वेरी करूँगा। कहने का मतलब है कि अब आपकी जो फोर्स है ना, ये फोर्स है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल है। किसका? फोर्स है वेरिएबल किसका? डिस्टेंस का। फोर्स है वेरिएबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। डिस्टेंस x, तो आपका फोर्स क्या है? अब है फंक्शन x का।
कुछ नहीं करना, वर्क एनर्जी थ्योरम तब भी प्रूव है क्योंकि दिट्स ए ब्यूटीफुल रिलेशन, क्योंकि जब तक रेजिस्टेंस फोर्स नहीं आएगा के एफ माइनस के आई इज योर वर्क डन। अब यहाँ पे क्या करना है, x1 से x तक जो भी आपको दिया जाए रिलेशन की एफ डॉट डी एक्स, इसका आपने चुपचाप इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन चुपचाप कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछेगा अटपटा क्वेश्चन, वो कहेगा कि आपको मैंने फोर्स दे दिया इस तरह से कि आपका फोर्स है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, 5x ज़्यादा हो गया, मैं कह देता हूँ कि 3x स्क्वायर माइनस 2x आपका फोर्स है न्यूटन में। ठीक है, आपका मास क्या है, मास दे दिया मैंने आपको, 2 kg का मास आपका मूव कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बंदा चला, ऑब्जेक्ट चला। मुझसे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी बता दो, फाइनल वेलोसिटी बता दो। अब इसको काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हो आप, काफ़ी तरीके हैं, चाहे न्यूटन के लॉ से कर दो, काइनेमेटिक्स के रिलेशन से कर दो, हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे क्योंकि बहुत आसान होता है। कैसे, ज़रा देखो, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। अब सब बच्चों को समझ आएगा कि ये तो आ गया, इसका क्या करें, इसका क्या करें, कुछ नहीं करना। अब आपको ये पूछ सकता है कई बार कि ना, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी इफ ऑब्जेक्ट displaces from x is equal to 2 to x is equal to 5 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। वक्त हमने पढ़ा हुआ है के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन x1 से x2, बस ख़त्म कर दो। ये क्या बनेगा, 1/2 एम वी स्केयर माइनस 1/2 एम यू स्केयर, एम आपको दिया हुआ है 2, आगे यू दिया हुआ है 2 × 2। ये क्या है, इंटीग्रेशन ही तो करना है फोर्स का, इसका इंटीग्रेशन कर दो, 3x³ माइनस 2x²/2। ठीक है, 2 से 5 तक का इंटीग्रेशन करना है, मैंने कर डाला। क्या आएगा आगे रिलेशन, अब आप बड़े समझदार हो, सब कुछ अच्छे से कर लोगे। ये वी स्केयर ई की वैल्यू आएगी, वी स्केयर इज इक्वल टू 4 प्लस ये क्या बनेगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्यूब आएगा 5 5 5 125 माइनस 2 दूनी 4 4, इसके बाद फिर माइनस का साइन आएगा 2 2 2 8, उसके बाद प्लस का क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन 2 2 4, तो ये कैंसिल 115 125 माइनस 8 कितना होता है आपका 117 117 प्लस 4 121 बताओ, इतना अच्छा रिलेशन भी आ गया 121। ठीक है, आपकी वेलोसिटी कितनी होएगी, 11 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जब वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर तक जाके पहुंचेगा। समझ गए, बहुत इजीली इस तरह से पैरामीटर को आप उठा सकते हो, बस पैरामीटर को घुमाना होता है, वो अगर आपको आ गया तो सब सीख जाओगे। अब अगर इसको दूसरे तरीके से करते, यानी कि किसी को कहते कि आप हमारे से ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो ज़रा सोचो फिजिकली क्या हो रहा है। ये फोर्स जो है स्टार्टिंग में देखो, इसकी 5 पे वैल्यू देखो, फोर्स क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है फोर्स की, 2 दूनी 4 थी 12 माइनस 4 8 है, 5 पे वैल्यू देखो, 5 5 25 थी 75 माइनस 5 दूनी 10 65। फोर्स लगातार बढ़ रही है डिस्टेंस के साथ, फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी 2 मीटर से चला तो वेलोसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, है ना। ये आपकी ब्यूटीफुल चीज ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। पावर क्या है, पावर आपको बताता हूँ, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये एक इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कम ही होता है कि कितना काम आप, कितना वर्क डन आपका किसी पर्टिकुलर टाइम में होगा। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम इज जस्ट योर पावर, ज़्यादा कुछ इसमें सीखने का है नहीं। अब आता है कॉन्सेप्ट आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, अब आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कि ये आपका है पाथ, ये आपका पाथ है कहने का इस टाइप का, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो नेचर में 2 तरह के फोर्सेस होते हैं आपके, नेचर में 2 तरह के फोर्सेस होते हैं, एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स, एक आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में एक वर्ड आ रहा है मेरे को सुनने में कि कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हमने बचपन से सीखा है, एसएस में भी सीखते आ रहे हैं, सब कुछ हमने करा हुआ है,
बस निकालना है अंदर से। कंजर्वेशन का मतलब क्या? संरक्षण, है ना, संरक्षण पढ़ते थे ना, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बचा के रखो उनको, यही चीज़ है आपके अंदर कंजर्वेशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो एनर्जी को बचा के रखते हैं, एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि जितनी पहले उतनी ही बाद में, यानी इनके द्वारा वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करेगा। इसके अलावा आप चाहे कहीं चले जाओ, आपका वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। अब सपोज करो क्या है कि मान लो ये मैं हूँ आशीष, यहाँ पे खड़ा हूँ आपके पास मेरे घर पे, यहाँ पे है मेरा पढ़ने का ऑनलाइन सेंटर जहाँ मेरा स्टूडियो है, हमारा स्टूडियो प्यारा सा पढ़ने वाला, हाँ ठीक है, यहाँ तक जाना है, ठीक है। अब ये ना यहाँ तक जाने के काफ़ी रास्ते हैं। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पढ़ने तक जाता हूँ, स्टूडियो तक जाता हूँ, तो मेरा जितना भी डिस्प्लेसमेंट या जितने भी एक्ट होंगे सबका वर्क डन सेम ही आएगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं थक गया, या मैं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट ही वहीं तक नज़र आएगा। समझो कैसे कि मान लो मैं यहाँ से पढ़ने तक जाता हूँ, तो अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जा रहा हूँ तो हम सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो गए, लेकिन मैं एक तो इस रास्ते से जा सकता हूँ यहाँ पे, एक मैं इस रास्ते से जा सकता हूँ यहाँ पे, ऐसे घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ, है ना। एक क्या करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने बर्गर पिज़्ज़ा खाया, पार्टी करी, फिर इसके बाद मैं यहाँ आया, अपने फ्रेंड से मिला, फिर यहाँ पे थोड़ी देर मैंने अपने पार्क में घूमा, उसके बाद सारा कुछ चक्कर ला के मैं पार्क में से पढ़ने पे आ रहा हूँ, है ना। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स पाथ, 3 पाथ है, 1 2 3, 3 पाथ में मैं आ रहा हूँ, है ना। बचपन से सीखा है कि वर्क डन इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ मोशन। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आया हूँ तो देखो रिजल्ट क्या है, यहाँ से यहीं तक ही तो पहुँचा हूँ। किसी को क्या पता कि मैं यहाँ से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, है ना। तो यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, आप पहले तो एक बार ये सीख लो कि कंजर्वेटिव फोर्स होते कौन से हैं। कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आपके आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, mg, आपका स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन एक लौता ऐसा फोर्स है जो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसमें कभी भी आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, क्योंकि हर पॉइंट पे फ्रिक्शन अपने नए रंग दिखाता है सरफेस पे, ठीक है। अभी इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, ये हमने कहानी क्यों सीखी, ज़रा देखो। कई बार आता है कि मान लो ये आपके पास पहाड़ है, ठीक है, ये आपका पहाड़ है, ओके। अब आपको पहाड़ पे ऐसे रास्ता मिल गया, ऐसे रास्ता गंदा सा मिल गया। अब किसी को कहा गया कि ये ब्लॉक m मास का है, इसको उठा के वहाँ तक लेके जाए, यहाँ तक लेके जाए। अब इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता डिस्प्लेसमेंट। फंस गए ना कि क्या करें। तो ऐसे कामों में एक चीज़ याद आई कि ज़रा देखो कि जो मैं काम करूँगा वो किसके अगेंस्ट होगा, नीचे mg के अगेंस्ट होगा, mg के अगेंस्ट होगा ना, मैं mg के अगेंस्ट। mg कौन सा फोर्स है, मुझे याद है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन, है ना, हर पाथ पे सेम होगा। तो मैं यहाँ से जाने के बजाय पहले यहाँ से यहाँ तक चला जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चला जाता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, इस पाथ के बराबर मेरे वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ईजिली है। मान लो ये आपका है 5 मीटर, ये आपका है h, ठीक है, h हाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आओ पहले, तो mg नीचे की तरफ लगती है, आप जानते हो बिल्कुल। यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट पहले ऐसे है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे g आपका इधर, h आपका इधर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वर्क डन 0 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पाथ होगा, इसका जो वर्क डन आएगा mgh विल बी योर इस बात का वर्क डन, ठीक है। समझ आई मेरी फीलिंग, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये था आपकी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी। तब तक लगेगा जब तक आपका सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ना दिया हो। अब आते हैं बढ़िया से कॉन्सेप्ट पे, योर कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आपको बताऊंगा, साथ के साथ ही 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो अच्छे से ग्रेविटेशन में भी आएगी, बट फिलहाल इतना सीख लो क्या होता है कि जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेंडेंसी टू मोशन। ठीक है, कई बार होता है ना कि आप जिम में जाते हो, है ना, जिम में जाते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, जिम में जाते हो, डंबल उठाते हो, किसी ने ऐसे डंबल उठाया, ऐसे उठा दिया, या फिर किसी ने रेजिस्टेंस बैंड वाला काम किया होगा, या जिसने वॉर देखी है, वॉर देखिए या ऋतिक रोशन वाली, उसमें वो रेजिस्टेंस बैंड को ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, एक स्ट्रेचिंग होती है। वो जब स्ट्रेच करते हैं ना, हाथों पे ऐसे जोर पड़ रहा होता है, ऐसे जोर पड़ रहा होता है, क्यों कहते हैं ना कि एनर्जी लग रही है, थक रहे हैं हाथ, थक रहे हैं। ये जो एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है। कहने का मतलब क्या, मोशन होने की जस्ट स्टार्टिंग से पहले जितनी एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम एक्वायर करता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेचर में बहुत सारे तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, बट फिलहाल अभी आपके चैप्टर में दो तरह की एनर्जी है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है आपकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो स्प्रिंग में यही रेजिस्टेंस बैंड वाली कहानी, हमने मास m को खींचा, स्ट्रेचिंग आई स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग यानी कि आपका स्प्रिंग खींचा हुआ है, अब अभी जो एनर्जी स्टोर करके चलेगा इसके अंदर होगी क्या, इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग में भी टेंडेंसी है स्क्वीज होने की, और जैसे छोड़ूंगा वो सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। बट एक जरा ध्यान रखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ खींचा, है ना, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि F इज इक्वल टू के एक्स, जो के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बताता है कि कोई स्प्रिंग कितनी जल्दी खींच सकता है, x क्या है, कितना खिंचाव आया है, तो k इंटू एक्स पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 1/2 के एक्स स्क्वायर, ऐसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। बट जरा एक चीज देखो कि पोटेंशियल एनर्जी पहले कुछ थी बाद में कुछ थी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ये तो है नहीं कि पहले जीरो थी हमने कुछ किया, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में डिफाइन ही नहीं होती है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वी कैन ओनली मेजर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हम सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही नाप सकते हैं, हमारे पास सिस्टम में पहले कितनी एनर्जी थी ये हमें नहीं पता। तो देखो अब मैंने मास m को पीछे स्प्रिंग से खींचा तो एक फीलिंग आई कि मैंने कुछ वर्क डन किया, ये वर्क डन कहाँ चला गया, पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखवा रहा हूँ कि जो आपका वर्क डन होता है ना, ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। फीलिंग समझ आई? जरा देखो आपकी अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ी है सरफेस पे, उसके हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर किसी हाइट पे उसको उठा के गए तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लगाई है ना। अभी का आपने वो गेम देखा भी होगा कि जब घर बन रहा होता है तो ना लोग है ना ऐसे नीचे ईंट फेंकते हैं, ऐसे ब्रिक को ऐसे फेंकते हैं ऊपर, तो वो क्या कर रहे हैं, बॉल उसको ऑब्जेक्ट को पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं वर्क डन करने। तो यहाँ पे एक कहानी आती है कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा एक चीज देखो, मैंने एक चीज सीखी हुई है अच्छे से कि जो वर्क डन होता है ना उसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में भी तो होता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है वो हमारा वर्क डन के इक्वली तो आता है। तो यहाँ पे डेल्टा, इसको यू में क्या लिख सकता हूँ, -f प्लस ये लिख सकता हूँ, आप कहोगे यस लिख सकते हो, तो क्या कर सकते हो, के आई को उधर ले जाओ, ठीक है, तो ये बनेगा के आई प्लस यू आई, ये क्या बनेगा के आई प्लस यू आई, ये आपका बनेगा के एफ प्लस UF। अब जरा देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि जितनी टोटल एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में है। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द सिस्टम, ये बात मैं बोलता आ रहा था स्टार्टिंग से। अभी एक बात और बोली है, ये तब तक चलेगी जब तक आपका फोर्स कंजर्वेटिव है, क्योंकि अभी मैंने बोला ना फोर्स कंजर्वेटिव होना जरूरी है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा सारी एनर्जी कंजर्व होगी। अब कोई बच्चा आता है पूछता है सर अगर कंजर्वेटिव फोर्स ना हो साथ में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि सरफेस पे फ्रिक्शन भी आ जाए कि मास m किसी सरफेस से मूव कर रहा है, उस पर फ्रिक्शन भी है, अब हम क्या करें, तो एक चीज़ सिखा रहा हूँ उसको देखो कि आपका एक जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी I प्लस टोटल एनर्जी F के इक्वल होता है, ठीक है, समझ गई मेरी बात। इसको भी लिख सकते हो बट अभी मैं इसको नहीं लिखवाना चाहता क्योंकि ये अभी आपके काम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नॉन कंजर्वेटिव जब फोर्स आए तो हम क्या करेंगे,
जो डिफरेंस आएगा फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, वो जब उसकी प्रिपरेशन करेंगे तब अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है कोलिजन। कोलिजन हम दो तरह के पढ़ते हैं, एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, एक होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। एक बार पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक है, तो कोलिजन सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आप सब बच्चे अपने ध्यान से दिमाग से निकाल दो। कोलिजन का मतलब सिर्फ टक्कर नहीं होता कि ये बॉल है, ये बॉल है, हिट टू हिट टक्कर होगी, या ट्रक आ रहा है टक्कर जब तक होगी, नहीं। कोलिजन का मतलब कि व्हेन टू मूविंग बॉडीज विद देयर मोमेंटम, यानी कि दो मूविंग बॉडी जिनके पास अपना अपना मोमेंटम है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं आइदर बाय फिजिकल टच और नोट, मेरा वर्ड सुनना, आइदर बाय फिजिकल टच और नोट, लेकिन इंटरेक्शन की वजह से जब उनके मोमेंटम में फ़र्क आ रहा है उनको बोलते हैं कोलिजन, उसको बोलते हैं कोलिजन। दो तरह का होता है, एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, मेरी बात पहले नॉर्मल सुनो, पहले आपको दोनों में कंपैरिजन से सिखा देता हूँ, रिवीजन हो जाएगी सिर्फ। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल आपको अपने आप निकालने आ जाएंगे। देखो ये आपका इलास्टिक, ये आपका इलास्टिक, ठीक है, ये आपका इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन होता है आपका परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट के बीच में, परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट के बीच में। सपोज कैसे कि मान लो ये दो बॉल आ रही हैं ऐसे आमने सामने, ठीक है, इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, मान लो ये कोई एनर्जी m u1 के साथ आ रहा था, ये m2 u2 स्क्वायर के साथ, लेकिन जब इनके बीच में टक्कर होगी बाद में तो इनकी ना शेप चेंज होगी ना कुछ चेंज होगा। जब टक्कर के बाद जो कहानी होगी इनकी कुछ इस टाइप से होगी कि ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। इनकी जो नई वेलोसिटी आएगी टक्कर के बाद वो इस तरह से आएगी कि इनके फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। समझ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, ये आपका इलास्टिक कोलिजन में होता है। मेरी बात समझ आई कि जो नई वेलोसिटीज दोनों पार्टिकल्स एक्वायर करेंगे वो कुछ इस टाइप से करेंगे कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये कंजर्व रहेगी, कोलिजन से पहले भी या कोलिजन के बाद में भी। सपोज कैसे कि मान लो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था ये 4 की, तो इनकी जब वापसी में जब कोलिजन के बाद जो कहानी होगी ना वो कुछ इस टाइप से होगी, ये 4 ले जाए ये 2 ले जाए, कुछ भी पॉसिबल है। बट होगा क्या, सम जो पहले काइनेटिक एनर्जी का था, सम जो बाद में काइनेटिक एनर्जी का था, दैट रिमेन्स इक्वल। ठीक है, इसमें हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जो आपका होता है ई, इसी को बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यही होता है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। तो ये होता है आपका v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1, या आपका 1 के इक्वल आना चाहिए, इस टाइप का होता है आपका। मैं इस चीज़ पे कभी जाता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट इज रिमेन वेरी बेस्ट। इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर जो कोलिजन होता है वो इस टाइप से होता है कि आपके ऑब्जेक्ट अब रिजिड नहीं है। रिजिड नहीं है इसका मतलब क्या, सपोज आपने दो आटे की गोलियाँ हैं, आटे के जो बॉल्स हैं, इसको आपने मान लो u1 वेलोसिटी से चलाया, इधर से ये आ रहा था m2, ठीक है, ये u2, इन दोनों का कोलिजन हुआ, इन दोनों का कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, ये कुछ इस टाइप से ना, ऐसे दोनों के दोनों मास m1 और m2 जुड़ गए, ठीक है, और ये बाद में किसी एक वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट करने लग गए। बट कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब की बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच में डिफरेंस आ गया, क्योंकि इनके अंदर का एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इन इलास्टिक में कभी भी एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसके लिए E की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1, इसके लिए E की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 1।
तो एनर्जी का चेंज कंजर्व नहीं है, तो अब ये कहोगे सर एनर्जी जो बच गई, जो चेंज आया, गई कहाँ? इनके डिफॉर्मेशन में। कई बार साउंड की आवाज़ में एनर्जी निकल जाती है, कई बार इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से एनर्जी निकल जाती है, कुछ भी पॉसिबल है ना, बट एनर्जी सेम नहीं रहती। तो हमेशा होता तो इस टाइप का इनलास्टिक कोलिजन है, बट हाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आइडियल केस लेके चल रहे हैं, तो वो वाला केस आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक ज़रा कॉन्सेप्ट सीखो क्या है इंपॉर्टेंट वाला। अब हर बच्चे के मन में रहता है कि सर इन इलास्टिक से तो हमको पता लगे क्वेश्चन कम आते हैं, बट इलास्टिक कोलिजन के डेरिवेशन याद करनी है कि नहीं करनी? मैं कहता हूँ कभी भी याद नहीं करनी। अब मैं आपको 1D का केस और 2D का केस दोनों बताऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बहुत इजी मेथड से। हमने कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हमने और कुछ करना ही नहीं है। जरा देखो आपको दिया क्या जाता है, पहले 1D की बात कर लेते हैं, 1D कोलिजन की बात कर लेते हैं, ताकि आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कॉपी पेन पे करते रहना, 100% रिजल्ट आएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एक m मास है, m1 मास, ये u1 वेलोसिटी से ऐसे चला, ये आपका m2 मास, ये u2 वेलोसिटी से ऐसे चला, ठीक है। इनके बाद टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद क्या कहानी आई कि मान लो कि ये m1 यहाँ से चला, आपको हमको नहीं पता, मैंने मान लिया कि ये m1 v1, ये आपका m2 v2 से चला, क्योंकि मास चेंज होगा नहीं। अब आपसे पूछा गया v1 और v2 की वैल्यू क्या क्या होगी अगर ये कहानी हो रही है, तो मुझे नहीं पता, ना मैंने फॉर्मूला याद किए, ना मैं आपके लिए यहाँ प्रैक्टिस करके आया लेक्चर की। मैं आपके आगे फिजिक्स लगाऊंगा, सारे रिजल्ट्स निकाल के दिखाऊंगा। देखो कैसे कोलिजन होगा, मुझे इतना पता लगा, मुझे ये क्वेश्चन में देख के बोला गया कि इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। फिर मैंने ये भी सीखा, हाँ भाई इलास्टिक कोलिजन बोला है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले उतनी बाद में होगी, ये भी पता लग गया। फिर एक चीज़ और दिमाग में आती है, अगर कोलिजन होगा तो मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व रहता है। मोमेंटम ऐसी चीज़ है जो हमेशा कंजर्व रहती है। अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा तो आप अभी भी मूव कर रहे होते, खड़े खड़े भी मूव कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मैंने चुपचाप आँख बंद करके पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की एनर्जी लिख ली। कैसे? ऐसे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, उधर वाली पॉजिटिव ले रहे हो तो v2, ठीक है, और u1 पॉजिटिव, लेकिन u2 नेगेटिव लेनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने m1 v1 वाली इक्वेशन को भी नेगेटिव में लिख लिया। ये मेरी आगे पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर मेरे को पता लगा काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहती है और किसी साइन पे डिपेंड नहीं करती, तो मैंने जितना सम पहले काइनेटिक एनर्जी का था मैंने अभी भी लिख दिया। मैं अपने आप करता जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है, बट ये देखो यही चीज़ आएगी, m1 v1 स्केयर प्लस m2 v2 स्केयर, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। मेरा अभी भी मन नहीं भरता, हमारे पास ई वाली इक्वेशन है कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u2 माइनस u1 है, इज इक्वल टू आपका 1 के इक्वल आएगा। 3 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं, लेकिन हमने तीसरी भी बना ली। तो अब देखो इसको इसमें कंपेयर करो, इसको इसमें करो, सब रिजल्ट्स आ जाएंगे, सब के सब आ जाएंगे। एग्री करते हो? 2 इक्वेशन, 2 अननोन, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है एज लाइक जैसे आप पहले सॉल्व करते थे, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आपके पास इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है ना, तो पहले उसको पुट करके सब कुछ निकाल लेना। नहीं तो आप m1 m2 पहले फॉर्मूला सॉल्व करोगे, फिर बाद में फॉर्मूला बना के फिर वैल्यू पुट करोगे ना, आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आप क्या करना, इक्वेशन लिखना सीखो, इक्वेशन सीख गए ना सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। अब एक और चीज़, आप कहोगे सर 1D का तो आसान है, हर कोई टीचर करा देता है, लो जी 2D का करते हैं हम, 2 डायमेंशनल। क्या था, मेरा मन नहीं भरा, एक m1 मास था, ठीक है, m1 मास था। मेरे पेड वाले बच्चे इसकी कंडीशन भी निकाल लेते हैं कि कब कोलिजन होगा। अब ये तो आपको सिर्फ वेलोसिटी सिखा रहा हूँ ना, जो मेरे पेड वाले बच्चे हैं ना वो इतने ट्रेंड हो चुके हैं, वो सिर्फ यही बता देते हैं दोनों वेलोसिटी देख के कि कितने देर में कोलिजन होगा और कहाँ पे होगा। मान लो ये बहुत बड़ा आपके आगे XY प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये आपका u1 से मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपका है। अब इसकी मर्जी है, आप m2 मास है, कहाँ दोगे वेलोसिटी, इधर देना चाहते हो इधर मर्जी आपकी, उधर देना चाहते हो उधर है मर्जी आपकी, इधर देना चाहते हो इधर है मर्जी आपकी। कैसे लोगे आपकी मर्जी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको यूँ कहेगा, ऐसे ऐसे करोगे तो साफ पता लगेगा कि यहीं टक्कर हो जाएगी, हम ऐसे वेलोसिटी भी नहीं लेते, ठीक है। आपकी
क्यों माने हम सर? तो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया कि ये सीधा चलेगा ऐसे, ये सीधा चलेगा ऐसे, ये वाला चलेगा ऐसे, तो ये कुछ इस टाइप से टक्कर होगी इनकी, यहाँ टक्कर होगी ना, तो टक्कर लगा लेते हैं कि मान लो ये यहाँ जाके टक्कर हो रही है इनकी, यहाँ पे इनकी होगी टक्कर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता टक्कर के बाद कौन कहाँ जाएगा, ये तो फैक्टर है, मुझे क्या पता टक्कर के बाद कौन कहाँ जाएगा। मैंने मान लिया कि M1 आपका आ गया इस डायरेक्शन में, ये आपका आ गया M1 V1 के साथ इस डायरेक्शन में, और M2 आपका कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ सीधा। M1 आपका, M2 कहाँ चला गया आपका, ऊपर की तरफ सीधा। कॉलिजन मैंने अभी भी इलास्टिक बोला, मुझे नहीं पता टक्कर के बाद क्या कहानी है, फंस गया। अब आपको हो गया सर ये तो बड़ा टफ वाला काम हो गया, टफ वाला काम हो गया। मैंने कहा नहीं, ज़रा देखो, मेरे को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है जो मेरी पावर है, दैट इज़ माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैंने बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। ज़रा देखा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कि अगर मैं इसको यहाँ थीटा एंगल दे दूँ, थीटा एंगल दे दूँ, है ना, तो ये बना इसका u1 कोस थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये वाला बना u1 साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। और इस बेचारे के पास तो सिर्फ u2 ही है ना। यहाँ पे आया, इसको आगे खींचा, ठीक है, ये मैंने बनाया थीटा, ये बना मेरा, यही मेरा बना क्या, v1 कोस थीटा 2 वाला, सॉरी ये थीटा 2 ही बना देता हूँ, मैंने एंगल भी चेंज कर दिया। लो आपके लिए मैंने एंगल ही चेंज कर दिया, लो और भी टफ बना दिया। ये आएगा, सारे वेरिएबल हिला दिए मैंने, ये आया v1, रैंडम आपके आगे बनाया देखो, और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। v1 साइन थीटा 2 ये आ गया, v2 सीधा स्ट्रेट जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब मेरे को कितना पता है, मेरे को सिर्फ इतना पता है, x के अंदर मोमेंटम कंजर्व होगा, y के अंदर भी अपना मोमेंटम कंजर्व होगा, x डायरेक्शन में भी सारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, y डायरेक्शन में भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। मैं स्मार्ट हूँ, कर लेते हैं। x एक्सिस के लिए x एक्सिस वाली स्टडी कर लो, y एक्सिस के लिए y वाली स्टडी कर लो। कैसे? x एक्सिस के लिए पहले मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं। देखो पहले कोलिजन से पहले क्या कहानी है, क्या मास m1 और m2 में x एक्सिस में कौन कौन सी वेलोसिटी आ रही हैं। इसके पास m2 u2 वाली, इसके पास u1 कोस थीटा वाली। इसकी मैं अभी बात नहीं करने वाला, नहीं करते तो लिख लो। कोलिजन से पहले क्या कहानी है, m1 u1 कोस थीटा 1, ठीक है, प्लस m2 u2। कोलिजन के बाद क्या हुआ, इसके पास क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, नहीं है, मान लो नहीं है, इसके पास है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, m1 v1 cos थीटा 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की भी इक्वेशन ऐसे लिख लूंगा, f1 m1, ठीक है, u1 स्केयर cos थीटा 1 स्केयर, ठीक है, प्लस m2 u2 स्केयर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्केयर cos थीटा 2 स्केयर, ठीक है। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी इक्वेशन लिख लो, वाई एक्सिस के लिए भी इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन सीखना इज इंपॉर्टेंट। क्या इसके वाई डायरेक्शन में कोई मोशन है, नहीं है, इसकी है, बिल्कुल है, कि क्या m1 u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, इसकी है, इसकी है, यस, इसकी वाई डायरेक्शन में है, और इसकी भी है। ये वाई में नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाई में ऊपर की तरफ जा रहा है। लिख लिया मैंने, ये भी लिख दिया। अब आप चाहे IIT JEE का एग्जाम निकालना, चाहे कैसे भी निकालना, वो आपके ऊपर मैंने डिपेंड करवा दिया। इसका डायरेक्शन का साइन नेगेटिव है क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव ले रखा है, तो m1 v1 साइन थीटा 2। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की भी इक्वेशन लिख लो। थोड़ा सवाल लंबा पड़ेगा, ये मानता हूँ, बट मुश्किल है ये नहीं मानता, क्योंकि सब आसान होता है। सिर्फ फिजिक्स देखने के लिए आनी चाहिए, देखो फिजिक्स को और करो। और एक खासियत पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी वाली सारी इक्वेशंस आपकी पॉजिटिव में लिखी जाती हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में ही होती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। अब आपका होप मन भर गया होगा। दो इक्वेशन है, दोनों को इजीली सोल्व कर लो। अभी ए वाली इक्वेशन भी पड़ी है, इजी है, बट क्या करना है उसको, अभी इतना देखो। सारी इक्वेशंस मैंने सिखा दी, थीटा 2 थीटा 1 थीटा, सब कुछ निकाल सकते हो। दो इक्वेशन है, वैल्यू पुट करना। थीटा 1 आपको थीटा 2 दे देगा वैसे पिक्चर में कि 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो सब कुछ कर लोगे। इक्वेशन लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ हो जाता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये देख लो। कई बार आपसे ना पूछा जाता है क्या, कि एक फोर्स है ऐसे Fx i कैप
प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। पूछा जाता है कि ये फोर्स कंजर्व है या नहीं, चेक करके बताओ। तो कैसे चेक करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, इसको बोलते हैं डेल क्रॉस एफ। कर्ल ऑफ एफ को हम जीरो करते हैं, कैसे, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिख लो इसको। पार्शियल डेरिवेटिव बना दो एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे लिख दो एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना सीख लो मेरे साथ, ठीक है, अच्छे से। पहले आई कैप इसके अगेंस्ट, इसको देखना, इसके अगेंस्ट हमने सब कुछ निकालना है। कैसे, मैंने पहले आई कैप को लिखा, ठीक है, आई कैप को लिखा, तो आई कैप और इसको गायब कर दो, इसको और इसको गायब कर दो, इसको इसके अंदर पुट करो, पहले इसको फिर इसको, यानी कि ऐसे चलना है स्टार्टिंग में। तो क्या बनेगा, डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ वाई डिवाइड बाय डेल जेड, माइनस में जे कैप, बीच वाले में माइनस साइन आ जाता है। अभी सिर्फ इतना याद करो, जब बड़े हो जाओगे तब आपको आ जाएगा। डेल एफ जेड माइनस डेल एफ एक्स डिवाइड बाय डेल जेड, यही बनेगा ना, यस एक मिनट, यही बनेगा डेल जेड, ठीक है। उसके बाद फिर के कैप के लिए कैसे, इसको हटाया, फिर इधर वापस ऐसे वाला डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल वाई एफ एक्स। इसको आपको जीरो के इक्वल प्रूव कर देना है। ये अगर आपका जीरो के इक्वल है ना, यानी कि आई कैप के आगे वाला भी जीरो, ये वाला भी जीरो, ये वाला भी जीरो, तो आपका फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। ये चेक करने का तरीका आता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले देखो, आपको क्या करेंगे, पिक्चर में u वर्सेस x का ग्राफ दे देंगे कुछ इस टाइप से, और कह देंगे कि ये आपका कुछ इस टाइप से बना है, इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपसे पूछा जाता है किसी टाइम पे कि ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन दे दी ऐसे 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 करके, ये वाली, तो इसमें से पूछा जाता है कि कौन सी क्लासिकल फॉरबिडन है या नहीं है, यानी क्या है इसके अंदर। तो मेरी बात याद रखना कि ये जो एनर्जी होती है ई वाली, ठीक है, ये होता है आपका टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये मान लो मैंने पॉइंट दे दिया x1, ये वाला मैंने पॉइंट दे दिया आपका x2, ये होती है आपके टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम मिनिमम मैक्सिमा निकाल सकते हैं। ये आपका होता है मिनिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है सेकेंडरी मिनिमम। एक्सट्रीमम पॉइंट इसको बोलते हैं, ये होता है आपका मिनिमम पॉइंट। थोड़ा मैथ्स का टॉपिक है, बट मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी। देखो टोटल एनर्जी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी से बड़ी है इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी से कम है, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहेगी, बिल्कुल रहेगी, मानता हूँ ये वाली बात भी। पर एक चीज देखो क्या है साथ में, जो आपका ये लोकल मिनिमम दिखता है, लोकल मिनिमा, इसको बोलते हैं आपका स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये होता है स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आपका मिनिमा आ जाए वहाँ होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस वहीं आ जाएगी। जो ये वाला पॉइंट जहाँ मैक्सिमम आ जाए, ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और जहाँ आपका ये वाला पॉइंट आ जाए, इसको बोलते हैं आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो आपका भी जरूरी नहीं है। अब कोई पूछे हाउ टू चेक पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो कई बार आपसे ऐसे करना है, आपके पोटेंशियल एनर्जी x वर्सेस x के अंदर कुछ फंक्शन दिया होगा, तो आपने क्या करना है, पहले निकालना है डेल यू एक्स डिवाइड बाय, या फिर ये आप ऐसे कर सकते हो, कि डी यू एक्स डिवाइड बाय डी एक्स निकालो और x की वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दो। फिर क्या करना है आपने, डी यू एक्स डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये जीरो आ रहा है और ये अगर ऐसे आ रहा है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, टेंजेंट को जीरो कर दिया। ये आपकी सिचुएशन बनेगी कौन सी, मैक्सिमा की, शायद ये मैक्सिमा की बनती है, ये आपकी मिनिमा की बनती है, ये आपकी मिनिमा की बनती है। तो ये होता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक फॉर कैलकुलेटिंग स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसी के साथ आपका
तो वर्क पावर एनर्जी का सारा टॉपिक समाप्त होता है। इससे ज़्यादा आपका पेपर में नहीं आएगा। सारा कॉन्सेप्ट की रिवीजन मैंने आपको करा दी है। बाकी इतनी जल्दी हम कर नहीं सकते, इस पर भी एक हफ्ता लगा सकते हैं हम आराम से अच्छे से। तो ऑल दो रिवीजन क्लास है, फिर भी अच्छे से मैंने कोशिश की। होप आप सभी को अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर्स की रिवीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, धन्यवाद।